हेलो बच्चों, आज से हम लोग बेटा शुरू कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक वन शॉट में पूरा समझा रहा हूं और ये मान के चलिए आप जितने भी वीडियो देखते हैं सबसे आसान लैंग्वेज में ये टॉपिक होने वाला है। जो तरीके होने वाले हैं वो सबसे आसान होने वाले हैं, चाहे आप किसी से भी कंपेयर करा लीजिए। ये हमारा बेटा 24 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप लोगों के लिए इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं सारे टॉपिक एक एक करके आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा की बातें शुरू करते हैं और एक तरफ से सारी बातें हम लोग सीखते हैं। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक में कौन कौन से पार्ट है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज हैं, दूसरे नंबर पर स्केलर प्रोडक्ट की बातें आएंगी, तीसरे नंबर पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और आखिरी चीज आप लोगों को सीखनी है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक हम लोगों को इस वेक्टर में क्या करने हैं बच्चों, कवर करने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेक्टर में शुरुआत कहां से होती है। सपोज करिए ये हमारे सामने क्या है बेटा, ये 3 एक्सिस हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है हमारी बेटा एक्स एक्सिस और ये है बेटा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये तीनों ही क्या होती हैं बच्चे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। देखो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये जा रहा है बेटा एक वेक्टर आर। ये कोई क्या है बच्चों, वेक्टर आर है। ये हमारा क्या है, एक वेक्टर आर है। इसको यहां बना के दिखाते हैं आपको तो बात समझ में आएगी। देखिए ये हमारी 3 एक्सिस हैं। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये हम लोगों की है बेटा वाई एक्सिस और ये हम लोगों की है जेड एक्सिस। ये कोई क्या जा रहा है बेटा, वेक्टर आर जा रहा है। ये हमारा कोई वेक्टर आर जा रहा है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बच्चों आई कैप काम करता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जे कैप काम करता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर के कैप काम करता है। अगर हम लोगों को कोई वेक्टर आर लिखना हो, ये जो वेक्टर आर है, ये जो कोई भी वेक्टर आर होता है, ये हमेशा बच्चों ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में लिखा जाता है। ए क्या होती है, वेक्टर आर की डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस, बी डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सिस और सी ऐसा ही जेड एक्सिस के लिए। इस तरह से कोई हम लोग वेक्टर आर लिखते हैं। अब वेक्टर लिखने के बाद सबसे पहली चीज जो हम लोगों से पूछी जाती है बच्चों, ये पूछा जाता है इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। कोई भी जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसी भी आर के, किसी वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। आई जे और के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके बाद एक चीज आती है डायरेक्शन रेशियो। ये कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे बेटा ये एक वेक्टर आर जा रहा था, ए आई बी जे सी के। ये जो आई जे और के कोफिशिएंट होते हैं, इनसे हमको इस वेक्टर आर के क्या मिलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग डिनोट कर लेते हैं ए बी सी से। आई का कोफिशिएंट ए है, बी सी है ना। ये हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो लिख लिए। ये डायरेक्शन रेशियो हम लोगों ने कुछ इस तरह के ब्रैकेट में लिखे हैं। ये ब्रैकेट क्या कहलाता है बच्चों, रेशियो ब्रैकेट कहलाता है। इस रेशियो ब्रैकेट का क्या सेंस है ये समझ लेते हैं पहले, कि जब भी कोई चीज हम लोग रेशियो ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब इस बात को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं। मैं समझाता हूं आपको। जैसे सपोज करिए एक वेक्टर आर है हम लोगों का 6i माइनस 4j प्लस 8k। ये बच्चों एक वेक्टर आर हम लोगों का जा रहा है। इसके किसी ने पूछा कि भाई डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 6 आई जे और के कोफिशिएंट होते हैं -4 और 8। जब भी ये डायरेक्शन रेशियो लिखे जाते हैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखे जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए
इन तीनों ही टर्म को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर से बेटा हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे तीनों क्या है, यहां पर डिविजिबल बाय 2 है, तीनों को हम लोग 2 से डिवाइड करके लिख देंगे। 2 से डिवाइड करिए बेटा 6 को, तो क्या हो जाएगा 3, ये -2 और ये क्या हो जाएगा 4। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक, इतनी बात हुई हम लोगों की। इसके बाद हम लोगों की अगली चीज आती है एक डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब जरा ये भी समझ लेते हैं एक बार। भाई जैसे मैंने बताया था हमारी 3 एक्सिस होती हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों ही बेटा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। और ये जा रहा है हम लोगों का बेटा कोई वेक्टर आर। ये वेक्टर आर मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड के साथ क्या कर रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो जरा समझना। पहली चीज, डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम, एन और एन से। ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और ये जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे जरा समझिए। ये L बराबर होता है बेटा कॉस अल्फा, M बराबर होता है बेटा कॉस बीटा और N बराबर होता है बेटा कॉस गामा। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर किसी वेक्टर के अपने को डायरेक्शन रेशियोज ये ए बी सी पता हो और डायरेक्शन कोसाइन लिखने हो तो कैसे लिखेंगे। तो L का फॉर्मूला है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M का फॉर्मूला है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। N का फॉर्मूला है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये L, M और N के हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बेटा डायरेक्शन कोसाइन सीख लिया। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है, इनमें एक रिलेशन भी वर्क करता है, याद रखिएगा। क्या होता है इनमें रिलेशन, ये जो L, M, N है इसमें होता है बेटा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें बताएंगे, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सारी बातें चली जाएंगी, है ना। चलिए, ये एक बात हम लोगों की हो गई। अब जरा इस पर एक बात क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे तो लॉजिक एकदम मजबूत बनेगा आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे सपोज करिए 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बच्चे बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3, -4, 5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 1, 6, -2। और हमसे किसी ने पूछा कि इन दोनों पॉइंटों को यूज करके हम लोगों को फाइंड करना है बेटा वेक्टर ए बी लिखना है। जब भी एक वेक्टर लिखते हैं जैसे ए बी, ए पहले आया तो जो पहले आता उसको क्या बोलते हो, इनिशियल बोलते हो। जो बाद में आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां ए इनिशियल हुआ और बी क्या हुआ बच्चे, टर्मिनल हुआ। ए इनिशियल पॉइंट कहलाता है इसमें और बी क्या कहलाता है बच्चे, टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। जब भी कोई वेक्टर लिखना होगा तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके हम लोग सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं बेटा। ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। शब्दों को ध्यान रखिएगा बच्चे और नोट्स बनाइएगा। पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों ओ ए कहलाता है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, बस पॉइंट में आई जे के लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर 3i -4j प्लस 5k। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे ही जो पॉइंट बी है इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओबी से डिनोट करते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे, पॉइंट में आई जे के लगा देंगे तो 1i प्लस 6j -2k। ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओबी।
अब हम लोग लिखेंगे बेटे वेक्टर ए बी। अब देखो ये वेक्टर ए बी कैसे लिखा जाएगा, देखो ए इनिशियल है बी टर्मिनल है। जब भी कोई वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और माइनस करते हैं उसको इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। कैसे, वेक्टर ए बी लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चे हम लोग, ओ बी माइनस ओ ए। जैसे सपोज करो कोई वेक्टर लिखना होता पी क्यू, तो कैसे लिखते हैं इसको, बाद में कौन आ रहा है क्यू, तो कैसे लिखते हैं इसको ओ क्यू माइनस ओपी। इस तरह से हम लोग वेक्टर पी क्यू या वेक्टर ए बी लिखते हैं। अब बस ओ बी माइनस ओ ए करना है, बस इन दोनों को माइनस करना है। जब दो वेक्टर माइनस प्लस करने होते हैं, आई आई वाले आपस में करेंगे, जे जे वाले आपस में, के वाले आपस में, जैसे सिंपल अलजेब्रा में एक्स वाले एक साथ करते हो, वाई वाले एक साथ, जेड वाले एक साथ, सिंपल बात है एकदम। माइनस कर लेते हैं बेटा तुरंत, तो आई माइनस 3i क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 2i हो जाएगा। 6j है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये 10j हो जाएगा। ऐसा ही -2 - 5 क्या हो जाएगा, -7k हो जाएगा। ये हम लोगों ने बेटा एक वेक्टर ए बी लिख लिया। इस तरह से कोई दो पॉइंट हो, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं वो देख लिया, कोई वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये बात भी हम लोगों ने समझ ली। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और आगे की बातें हम लोग सीखेंगे। आइए सीखते हैं अब जैसे कि एक बात आ रही है बच्चे, पैरेलल वेक्टर की बातें आ रही है कि ये वेक्टर पैरेलल कब होते हैं। देखो बच्चों पैरेलल वेक्टर की बातें आ रही हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम लोगों को बच्चे तीन कंडीशंस को याद रखना है। तीन कंडीशन चलती हैं इसमें और तीनों कंडीशन हम लोगों को याद करनी है। पहली कंडीशन क्या है, पहले जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक वेक्टर ए बी दे रखा है, वेक्टर ए बी है हम लोगों का 6i - 4j + 8k, और एक वेक्टर बच्चों सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर है बेटा 3i - 2j + 4k। ये हम लोगों को दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा। आई जे और के ऊपर आप हमेशा कैप लगाइएगा। अगर हम लगाना भूल भी जाएं तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा बच्चे आई जे और के ऊपर कैप लगानी, ठीक। चलिए दो वेक्टर ए बी और सी डी दे रखे हैं। अब पता लगाना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं कि पैरेलल वेक्टर नहीं है। अब देखो पहली कंडीशन क्या होती है, पैरेलल के लिए कुछ कंडीशंस हैं बच्चे। इनमें से पहली कंडीशन है कि दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे। पहली बात, अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर सी डी आ जाए तो ये दो वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पहली कंडीशन, तीन कंडीशन होती है उनमें से पहली बात, तीनों बात आपको सीखनी जरूरी है। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो तीनों बातों का यूज पड़ता है अलग अलग जगह, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा 6 - 4 और 8। आई जे और के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तीनों 2 से डिविजिबल है बेटा। मैंने अभी आपको क्लास की शुरुआत में सिखाया था, जब भी डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लिखते हैं। इनको हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके डायरेक्शन रेशियो लिख लिया वेक्टर ए बी के। बिल्कुल ऐसा ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर सी डी लिख देंगे। वेक्टर सी डी के डायरेक्शन रेशियो वही आई जे और के कोफिशिएंट 3 - 2 4। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर सी डी आ गया। क्या देखिए दोनों बराबर है, हाँ भाई, अरे तो दोनों बराबर है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी 3 - 2 4 है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी 3 - 2 4 है, दोनों सेम है। तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर क्या हैं बच्चे, आपस में पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक। ये बात हुई। अब इसी में एक दूसरी कंडीशन भी होती है बच्चों, सेकंड कंडीशन आपको सीखनी है। एक सेकंड कंडीशन क्या है पैरेलल के लिए, अगर वेक्टर ए बी
इस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी डी आ जाए। लैम्डा यहां पर क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। वेक्टर ए बी अगर लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी डी के बराबर आ जाए तब भी दो वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। अब जरा देखते हैं वेक्टर ए बी क्या है बेटा, 6i माइनस 4j प्लस 8k है। अगर इसमें से हम लोग क्या कर लें बच्चों, 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 3i माइनस 2j प्लस 4k बचेगा। अच्छा 3i माइनस 2j प्लस 4k को क्या बोला है, सी डी बोला है। तो देखो बच्चे वेक्टर ए बी क्या हो गया, 2 टाइम्स वेक्टर सी डी आ गया। वेक्टर ए बी क्या हो रहा है बेटा, लैम्डा टाइम्स सी डी के फॉर्म में आ रहा है बेटा। मतलब कि ये दो वेक्टर क्या है बच्चों, पैरेलल वेक्टर हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई पैरेलल के लिए कि ए बी अगर लैम्डा टाइम्स सी डी आ जाए, लैम्डा की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे यहां पर 2 आ गया, ठीक। ऐसे भी हमारे दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं। दो कंडीशन हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा तीसरी कंडीशन के लिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, थर्ड कंडीशन है, जैसे ये हमारा क्या था बच्चे, वेक्टर ए बी था, ये सी डी था। मान लो अगर ये वेक्टर ए बी क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k की फॉर्म में, और वेक्टर सी डी क्या है बेटा, a2i प्लस b2j प्लस c2k की फॉर्म में। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग प्रोपोर्शनल दिखा दें, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 दिखा दें, तब भी ये दो वेक्टर क्या हो जाते हैं, पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये a1 क्या है बेटा, कंपेयर कराइएगा, i का ए बी में क्या है, i का कोफिशिएंट a1 है, a1 की जगह क्या लिखा है बेटा, देखो 6 लिखा है। वेक्टर सी डी में क्या है, i का कोफिशिएंट a2 है, वेक्टर सी डी में i का कोफिशिएंट 3 है, तो a2 क्या हो गया 3, फिर b1 क्या हो गया -4, फिर b2 क्या हो गया -2, फिर c1 क्या हो गया 8, और c2 क्या हो गया बच्चों 4। देखो ये दोनों क्या है, तीनों 2 2 2, तीनों बराबर आ गए। a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आपको बराबर दिख रही है। मतलब ये वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर हो रहे हैं। एक और बात हम लोगों को क्लियर हुई कि दो वेक्टर पैरेलल कैसे किए जाते हैं। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि भाई जो भी हम सिखा रहे हैं कोशिश करना कि बेटा एक नोट्स जैसा बना लें, कॉपी में कुछ कुछ लिखते जाएं, जिससे कि आपको जब दोबारा रिवाइज करना, एक बार दोबारा पढ़ना हो तो ये वीडियो ना खोलना पड़े। अब बस अपनी कॉपी से एक बार देख लेंगे, सब रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल भाषा में सारी चीजें, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में टॉपिक क्लियर हो रहा है यहां पर। इतना इजी फॉर्म में कमी मिलेगा आपको, है ना। चलिए देखिए, आइए, ये बात हम लोगों की हो गई। अब इसमें एक और चीज आ रही है, एक चीज होती है बेटा यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं वो वेक्टर क्या कहलाते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। एक चीज बात आ रही है अब किसकी, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, ऐसे सारे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं वो वेक्टर बच्चों क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। अब देखो जरा इसमें, जैसे हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर आर है, 2i माइनस जे माइनस 2k। हमसे किसी ने पूछा क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है,
कुछ नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेक्टर आर का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा, 4 + 1 + 4, √9 क्या हो गया बेटा, 3। क्या ये वेक्टर आर यूनिट वेक्टर था, नहीं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 3, मतलब ये वाला वेक्टर बच्चों यूनिट वेक्टर नहीं है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर एक बात पूछी गई कि फाइंड करिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, इस बात का क्या मतलब है समझिएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे सर हमको इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना ना, भैया चेंज वेंज नहीं करना है। प्रॉपर लैंग्वेज का मतलब समझेंगे तो टॉपिक पे बड़े बड़े क्वेश्चन आप बहुत इजीली करके चले जाओगे, है ना। देखो भाई क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको कोई वेक्टर चाहिए, दैट मींस आपको उस वेक्टर के क्या करना है, पैरेलल वेक्टर निकालना है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको उस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लिखना है। अब हमको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर लिखना है, मतलब हमको वेक्टर आर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिखना है। वेक्टर आर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिखना हो, इसको डिनोट करते हैं बेटा आर कैप से। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बड़ा आसान होता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर लिखना हो, डिनोट करते हैं आर कैप से। इसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या चीज है बच्चों हमारे पास, वेक्टर आर हम लोगों के पास है 2i - j - 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या था, 3 था, बस इसको लिख दो अलग अलग। कैसे क्या बना, 2/3i -1/3j -2/3k। तो भाई हम लोगों ने वेक्टर आर के पैरेलल एक क्या बना लिया, यूनिट वेक्टर। अब कैसे पहचानोगे ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, आप इस बस आर कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना कैसे करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखना 1 आ रहा होगा, क्योंकि वेक्टर आर का यहां मैग्नीट्यूड, आर कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। 1 मैग्नीट्यूड के वेक्टर क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो ये हमारा वेक्टर आर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये बात हुई हम लोगों की। इसी में एक बात और होती है बेटा, ये तो हम लोगों ने इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब इसी में एक और चीज पूछता है हमसे, यही वेक्टर आर है, देख लीजिए यही वेक्टर आर है 2i - j - 2k। अब हमको दूसरी चीज क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक और चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, 3 था। अब किसी ने कहा इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8। ये जो वेक्टर आर था, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है। अब हमको इस वेक्टर आर के पैरेलल एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो भाई किसी वेक्टर के पैरेलल एक गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यूनिट वेक्टर का ये लगाया था। पैरेलल के लिए लिखना हो गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं ए से। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। भाई r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है, 1। 1 को m से मल्टीप्लाई करो, गिवन मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला बनाना भी बड़ा आसान है बेटा, है ना। बस हल्का सा आपको रिवीजन करना है, तुरंत टॉपिक पे कंट्रोल हो जाएगा आपका। किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे अगर ये वीडियो आपने मन लगा के
देख ली बेटा, ठीक। आइए, m क्या है बेटा, 8 है। वेक्टर r क्या है बेटा, 2i माइनस जे माइनस 2k है। 2i माइनस जे माइनस 2k है। मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या है, 3 है। अच्छे से लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 16/3i माइनस 8/3j माइनस 16/3k। तो इस वेक्टर r के पैरेलल हम लोगों ने एक 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ये बना लिया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो गिवन वेक्टर के पैरेलल हम लोगों ने एक गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना भी सीख लिया। चलिए, ये बात भी हम लोगों की हो गई। और सीखेंगे इसी में। अब जरा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी अभी क्लियर करे हैं बिल्कुल मजबूत हो जाएं। आइए जरा समझते हैं। देखिए, जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों 5, -2, 5, -2, 4। और एक पॉइंट Q है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -3, 6। ये दो पॉइंट P और Q हैं। हमको पहली चीज फाइंड करनी है बेटा, वेक्टर PQ निकालना है। फिर डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं इस वेक्टर PQ के। फिर हमको डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं बेटा। फिर हमको यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ लिखना है। ये चार काम हम लोगों को करने। चाहो तो आप लोग करो एक बार अपने आप से, कोई दिक्कत लगी कि मैं बताता हूं वीडियो पॉज करके। आइए मैं क्लियर कर देता हूं, आपने कर लिया होगा। वेक्टर PQ कैसे लिखोगे भाई, पहले दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बस पॉइंट में i j के लगा के आ जाता है, तो 5i -2j प्लस 4k। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर OQ, ये हो जाएगा बेटा 4i -3j प्लस 6k। वेक्टर PQ कैसे आएगा बेटा, ये P इनिशियल है, Q टर्मिनल है, तो कैसे लिखते हैं, OQ माइनस OP। बस माइनस कर देंगे बेटा, माइनस कर दो, क्या बचेगा, -i माइनस कर दो, क्या बचेगा, -j प्लस 2k। ये वेक्टर PQ मिल गया हम लोगों को, ये बन गया PQ। चलो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। PQ का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, √a² b² c²। i के कोफिशिएंट को a क्या है, -1। j के कोफिशिएंट को बेटा b भी -1। k के कोफिशिएंट को c, ये 2। सॉल्व कर लो बेटा इसको, 1 + 1 + 4, ये हो गया बेटा √6। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को लिखना है इसमें डायरेक्शन रेशियोज। देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, i j और k के कोफिशिएंट। i का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1, j का -1, k का 2। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। तीनों किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे छोड़ देना। फिर हमको चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया था डिनोट किससे करते हैं, L, M और N से डिनोट करते हैं। ये हमको क्या पता है बेटा, ABC पता है, ये A है, ये B है, ये C है डायरेक्शन रेशियो। LMN का फॉर्मूला जब ABC पता होता है तो मैंने लिखवाया था बेटा अभी। L का फॉर्मूला होता है A/√A² + B² + C²। A क्या है, -1 है। मैग्नीट्यूड क्या निकाला था बेटा, √6, तो 1/√6। M का फॉर्मूला सेम होता है B/√A² + B² + C²। B क्या है बेटे, -1, ये भी अपॉन में √6।
ऐसा ही n हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलर वे में लिख देंगे ये 2/√6। ये डायरेक्शन कोसाइंस भी हम लोगों को मिल गए। अब इसमें एक और चीज आ रही है, पूछ रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। वेक्टर PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है बच्चों। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। आइए देख लेते हैं वेक्टर PQ क्या था हम लोगों का। वेक्टर PQ क्या था हम लोगों का? -i - j + 2k, -i - j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या निकाला था? √6। तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया बेटा हम लोगों का? -1 अपॉन √6i -1 अपॉन √6j + 2 अपॉन √6k। ये हम लोगों को यूनिट वेक्टर हम लोगों को मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर करे। अब जरा इस पर एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम लोगों की लॉजिक बिल्कुल मजबूत हो जाए। आइए समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास। देखिए क्वेश्चन आया हम लोगों के पास, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म्ड द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हैं। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं। हम लोगों को बस ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। देखो बच्चों हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी। इन तीनों वर्टेक्स के हमारे पास क्या लिखे हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर्स लिखे। जो पहला पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेंगे बेटा OA से। ये OA कितना है बेटा? 3i - 4j - 4k है। जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर OB है बेटा, ये है 2i - j + k है। जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर OC है, ये है बेटा i - 3j - 5k। अब इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को शो करना है। अब इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है तो हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे? वेक्टर AB लिख देंगे। वेक्टर AB आप जानते हो कैसे करते हैं? OB - OA। बस OB - OA कर दें, क्या हो जाएगा? -i + 3j + 5k। फिर हम लोग क्या करेंगे? तीनों साइड निकालेंगे, वेक्टर BC लिखेंगे। अब देखो वेक्टर BC कैसे लिखा जाएगा बेटा? देखो बड़ा आसान, अगर भूल गए हो OC - OB। बेटा ये OC है ये OB है, बस बच्चे दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा वेक्टर BC मिल जाएगा बेटा। वेक्टर BC हो जाएगा, OC - OB करेंगे तो -i + -2j -6k। ये बच्चे हमको वेक्टर BC मिल गया। बिल्कुल सिमिलरली हम लोग वेक्टर क्या कर लेंगे? CA निकाल लेंगे। तीनों साइडों के निकाल लेंगे वेक्टर, AB BC CA, तीनों वेक्टर निकाल लेंगे बेटा। CA कैसे आएगा? OA - OC। ये OA है ये OC है, माइनस कर दो बेटा। तो बेटा माइनस करो OA - OC तो क्या हो जाएगा? 2i। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -j। माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा? +k। तीनों वेक्टर निकाल लिए। अब इन तीनों वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये जो वेक्टर AB करा है इस वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आता है? √A² B² C²। ए क्या है? -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25, ये हो गया बच्चे √35। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी, बीसी वेक्टर ये निकाला था √a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36, ये हो गया बेटे √41। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सीए निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सीए कैसे आता है? √a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये √6। तीनों साइडों के मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब देखो बच्चों, छोटी क्लासों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तभी हमारा ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो भाई सबसे बड़ी साइड क्या दिख रही है बेटा? हम लोगों को बीसी दिख रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? जब बीसी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए स्क्वायर के बराबर आ जाए। देखो क्या बराबर आ रहा है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। बीसी कितना है बेटा? √41। √41 का स्क्वायर करो। ए बी क्या है बेटा? √35, इसका स्क्वायर करो। सी ए क्या है? √6, इसका स्क्वायर करो। ये हो गया 41। इधर भी 35 + 6, ये भी 41। ये तो बेटा बराबर आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर हो गया। मतलब कि ये ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिक का सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट है हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। चलिए शुरू करेंगे।